हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरी प्यारी शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से ये ब्यूटीफुल सीएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के इस नर्सिंग क्लास के बुलेट मैराथन में आज हम इस बुलेट मैराथन के माध्यम से 50 प्लस क्वेश्चनों का भंडारा करने वाले हैं। तो इस भंडारे में आप लोग सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चनों का भंडारा है जो आपके सिलेक्शन को बहुत ही बेहतरीन बनाने में कोशिश करेगी। तो सिलेक्शन वाली क्लास पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से सेशन की। इसमें ऑल टॉपिक को कवर किया गया है, सभी टॉपिक को मिक्स करके इस भंडारे को किया गया है। जैसे खिचड़ी होती है उसी तरह इसको भी मिक्स किया गया है इस भंडारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं 50 प्लस क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन तरीके से। तो कह रहा डिप्थीरिया का सबसे विशिष्ट संकेत क्या है? जो हमारा डिप्थीरिया होता है इसका सबसे विशिष्ट संकेत क्या है? ग्रे झिल्ली, बुखार, कमजोरी या दस्त? तो डिप्थीरिया का सबसे विशिष्ट संकेत होता है क्या? ग्रे झिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्योंकि ग्रे कलर की झिल्ली गले में बनना इसकी क्या होती है? पहचान होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह तीव्र श्वसन संक्रमण में कौन सा संकेत गंभीर है? छाती धंसना, गला दुखना, छींक, थकान? तो कह रहा तीव्र श्वसन संक्रमण में मतलब क्या रहा, यदि श्वसन में क्या रहा तेजी से संक्रमण हो रहा है तो उसका गंभीर संकेत कौन सा है? तो हमारा दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गला का दुखना। यानी धंसना गंभीर श्वसन संकट का क्या होता है? संकेत होता है। यानी क्या होता है? गले का दुखना। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा दस्त रोग का सबसे सही प्रबंधन क्या है? दस्त रोग का सबसे सही प्रबंधन क्या है? मौखिक निर्जलीकरण, एंटीबायोटिक या दर्द निवारक या एंटासिड? तो दस्त रोग का सबसे सही प्रबंधन होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ORS। यह द्रव की क्या करता है? पुनः पूर्ति करने में मदद करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इसका बीज किससे फैलता है? इसका बीज किससे फैलता है? त्वचा संपर्क, हवा, पानी, भोजन? तो इसका बीज किससे फैलता है? तो इसका बीज फैलने का कारण है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पानी से। तो इसका बीज किससे फैलता है? पानी से। यह सीधा त्वचा संपर्क से क्या होता है? फैलता है। तो बढ़ते हैं आगे। सॉरी, इसका बीज क्या होता है? सीधे त्वचा, पानी से नहीं, सीधे त्वचा संपर्क से क्या होता है? फैलता है। तो इसका बीज सीधे त्वचा से क्या होता है? फैलता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह फाइलेरिया का प्रसार किससे होता है? एनाफिलीज मच्छर, एडीज, क्यूलेक्स या मक्खी? तो हमारा फाइलेरिया का प्रसार किससे होता है? तो फाइलेरिया क्यूलेज इसका क्या होता है? प्रमुख वाहक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्यूलेक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा काला आजार में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? स्प्लेनोमेगली, दस्त या सिर दर्द या खांसी? तो कह रहा है काला आजार में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? तो काला आजार में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? प्लीहा का बहुत बढ़ना इसका संकेत होता है। तो प्लीहा का बढ़ना यानी काला आजार में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है? तो हमारा होता है दस्त, डायरिया। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा स्प्लेनोमेगली इनलार्जमेंट, यानी काला आजार में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है? स्प्लेनोमेगली स्प्लीन इनलार्जमेंट। तो बढ़ते हैं आगे। प्लीहा का क्या? बहुत ज्यादा बढ़ना। रेबीज में प्रथम सहायता क्या होता है? 15 मिनट साबुन से धुलाई, दवा देना, पट्टी बांधना या गर्म पानी डालना? तो रेबीज में प्रथम सहायता क्या है? तो लंबी धुलाई वायरस लोड को क्या करती है? कम करती है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कर बर्न एंड रूल ऑफ 9 किसके लिए होता है? TBS से आकलन के लिए, दर्द मापन या तापमान मापन या शॉक? तो कह रहा है बॉडी सरफेस एस्टिमेट्स, यानी बर्न एंड रूल ऑफ 9 किसके लिए होता है? तो बर्न में रूल ऑफ 9 किसके लिए होता है? तो यह जलने का प्रतिशत मापने के लिए किया जाता
तो यह जलने के क्या कितने प्रतिशत मापने के लिए किया जाता है, मतलब कितना परसेंट जला है। तो राइट आंसर तापमान मापने के लिए कि TBS से आकलन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है हाइपोथर्मिया में सबसे पहला संकेत कदम क्या होता है? ठंडी जगह ले जाना, दवा, ORS या खाना। तो हाइपोथर्मिया में ठंडी जगह ले जाना सबसे बड़ा कदम क्या होता है? तो हाइपोथर्मिया में सबसे पहला कदम क्या होता है? तो हमारा होता है शरीर को तुरंत ठंडा करना आवश्यक होता है। तो ठंडी जगह ले जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक सेकंड, एक क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में एक बार ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में हो जाएगा तीव्र श्वसन संक्रमण में गंभीर संकेत गला दुखना नहीं होगा, इसमें हो जाएगा छाती धंसना। गला कहाँ दुखेगा? छाती धंसना। एक थोड़ा हमें ध्यान दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है नोज ब्लीड में सही प्राथमिक उपचार क्या है? तो हमारा नोज ब्लीड में सही प्राथमिक उपचार क्या है? आगे झुकाना, पीछे झुकाना, गर्म कपड़ा या सो जाना। तो नोज ब्लीड में सही प्राथमिक उपचार क्या है? तो हमारा 10वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, या आगे झुकाना। तो लीन फॉरवर्ड, यानी नोज ब्लीड में सही प्राथमिक उपचार है आगे झुकाना, इससे खून गले में नहीं जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है बच्चे में सामाजिक मुस्कान कब आती है? 6 सप्ताह, 10, 3 या 5 महीने में। तो बच्चा जो होता है उसमें सामाजिक मुस्कान आती कब है? व्हेन डज सोशल स्माइल अपीयर, कब दिखाई देता है? तो सामाजिक मुस्कान कब आती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 6 सप्ताह में। तो बढ़ते हैं आगे। कर 2 वर्ष के बच्चे में की सामान्य शब्दावली कितनी होती है? 2 वर्ष का बच्चा है तो उसकी सामान्य शब्दावली कितनी होती है? वोकैबुलरी एट 2 ईयर 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 या 20 से 30। इस उम्र में भाषा तेजी से क्या होती है? बढ़ती है, यानी 100 से 150 शब्द की 150 से 200 शब्द। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 150 से 200 शब्द। तो बढ़ते हैं आगे। कर अगला क्वेश्चन, न्यूमोनिया में कौन सा संकेत ज्यादातर खतरनाक होता है? साइनोसिस, कफ, फीवर या वोमिटिंग। तो साइनोसिस ऑक्सीजन की गंभीर कमी को क्या करता है? दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइनोसिस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? साइनोसिस। तो बढ़ते हैं आगे। कर ग्रोथ फाल्टरिंग किन बच्चों में अधिक होता है? बार बार संक्रमण वाले, स्वस्थ बच्चे, मोटे बच्चे, लंबे बच्चे। तो कह रहा है ग्रोथ फाल्टरिंग किन बच्चों में अधिक होता है? तो ग्रोथ फाल्टरिंग किन बच्चों में अधिक होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। स्वस्थ संक्रमण से पोषण और शोषण को क्या कहते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ग्रोथ फाल्टरिंग में ग्रोथ फाल्टरिंग किन में होता है? बार बार संक्रमण वाले बच्चों में। तो बार बार संक्रमण वाले बच्चों में। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा सीवियर डिहाइड्रेशन का प्रमुख संकेत क्या है? सूखे होठ, धंसी आंखें, तेजी नाड़ी या सुस्ती। तो हमारा सीवियर डिहाइड्रेशन का प्रमुख संकेत क्या है? तो सीवियर अत्यधिक द्रव हानि से शाक होने का क्या होता है? खतरा होता है। तो क्या होता है? अत्यधिक द्रव की हानि होने से क्या होता है? शाक होने का खतरा अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सीवियर डिहाइड्रेशन का प्रमुख संकेत होता है सुस्ती। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, दस्त, खांसी, बुखार। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है हीट स्ट्रोक के में प्रमुख लक्षण क्या है? बहुत गर्म शरीर, पसीना बढ़ना, ठंड लगना या पेट दर्द। तो कह रहा हीट स्ट्रोक में प्रमुख लक्षण क्या है? तो हीट स्ट्रोक में प्रमुख लक्षण है ऑप्शन नंबर डी, पेट दर्द। पेट दर्द होगा कि क्या होगा? तो हीट स्ट्रोक का प्रमुख लक्षण क्या होता है? पेट दर्द होगा? नहीं। तो हीट स्ट्रोक में
हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंड लगना, पसीना बढ़ना, यानी शरीर क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या, राइट। तो हीट स्ट्रोक का प्रमुख लक्षण होता है शरीर का बहुत गर्म होना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा पॉइजनिंग में पहला कदम क्या है, एयरवे सुरक्षित करना, एंटीडोट, पसीना पिलाना, पानी पिलाना, चलाना। तो कह रहा है पॉइजनिंग में पहला कदम क्या होता है। तो पॉइजनिंग में सबसे पहला कदम होता है क्या, एंटीडोट देना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो एंटीडोट देना क्या होता है, पॉइजनिंग में पहला कदम होता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कर रहा है डेंगू में कौन सा सिग्नल चेतावनी होता है, पेट में दर्द, खांसी, खुजली या बुखार कम होना। तो डेंगू में पेट दर्द क्या होता है, सबसे बड़ा सिग्नल यानी चेतावनी होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड का कौन सा टेस्ट आरंभिक रूप से पॉजिटिव होता है। तो टाइफाइड का कौन सा टेस्ट आरंभिक रूप से पॉजिटिव होता है, टाइफिडॉट, एलिसा, विडल या पीसीआर। तो टाइफाइड में आरंभिक टेस्ट कौन सा होता है, तो हमारा राइट हो जाएगा विडल टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा इंसेफेलाइटिस में प्रमुख तंत्रिका लक्षण क्या, सीजर्स, डायरिया, वोमिटिंग या रैश। तो इंसेफेलाइटिस में कौन सा प्रमुख तंत्रिका लक्षण होता है। तो इंसेफेलाइटिस में सबसे ज्यादा तंत्रिका लक्षण कौन सा होता है, मस्तिष्क की सूजन से में क्या हो सकते हैं, दौरे पड़ना और बेहोशी क्या होता है, प्रमुख लक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी सीजर्स, जिसे कहते हैं दौरे पड़ना या बेहोशी। तो मस्तिष्क में सूजन से क्या हो सकता है, दौरे पड़ना और बेहोशी इसका प्रमुख लक्षण होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ज्वर 7 दिन का बुखार कहलाता है, चिकनगुनिया, टाइफस, मलेरिया या स्क्रब फीवर। तो कौन सा ज्वर 7 दिन का बुखार कहलाता है, तो 7 दिन का बुखार कहलाने वाला हमारा ज्वर है क्या, स्क्रब फीवर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 22 का राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्क्रब तो 7 दिन का बुखार स्क्रब फीवर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर 23वां क्वेश्चन कि लेप्टोस्पाइरोसिस किससे फैलता है, चूहे का मूत्र, खाद्य पदार्थ, खांसी या दूषित हवा। तो हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कि लेप्टोस्पाइरोसिस किससे फैलता है, तो हमारा चूहे का मूत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, चूहे के मूत्र से। रेट यूरिन यानी प्लेटोस्पाइरोसिस एक जीवाणु संक्रमण है। लेप्टोस्पाइरोसिस क्या होता है, एक जीवाणु क्या है, लेप्टोस्पाइरोसिस एक जीवाणु संक्रमण है जो संक्रमित जानवरों जैसे विशेषकर चूहों के मूत्र से क्या होता है, दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से क्या होता है, फैलता है, और यह खांसी से नहीं फैलता है। तो बढ़ते हैं आगे। 24वां क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है, BCG, OPV, DPT या हेपेटाइटिस ए। तो कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है, तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय 3 टीके दिए जाते हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, लेकिन आपका सही उत्तर हो जाएगा BCG, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। करा हाइपोग्लाइसीमिया का प्रमुख संकेत क्या है, कांपना, उल्टी, बुखार, दस्त। तो हाइपोग्लाइसीमिया का प्रमुख संकेत क्या है, तो हाइपोग्लाइसीमिया का प्रमुख संकेत क्या है, तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर का प्रमुख संकेत होता है क्या, कांपना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। जब शुगर कम होता है तो शरीर एड्रेनालिन छोड़ता है जिससे हाथ पैर कांपने लगता है, पसीना आता है, घबराहट होती है और आमतौर पर हाइपोग्लाइसीमिया हाई शुगर में होती है उल्टी। तो बढ़ते हैं आगे। तो यह क्या है, उल्टी नहीं होगा, यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कांपना। तो बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा बच्चों में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे तेज उपचार क्या है, बैक ब्लोच,
चेस्ट थ्रस्ट या CPR या ORS। तो बच्चों में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे तेज उपचार क्या है? तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट का सबसे तेज उपचार क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से सारे लोग कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बच्चों में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे तेज उपचार होता है क्या? होता है चेस्ट थ्रस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली खांसी में खांसी के दिन किस चरण में हूप ध्वनि आती है? तो किस चरण में हूप ध्वनि आती है? तो यह स्टेज दीर्घ तेज खांसी के कारण होती है। तो यह क्या होती है? दीर्घ तेज खांसी के कारण होती है। तो काली खांसी में जो हमारा किस चरण में हूप ध्वनि आती है? तो हूप ध्वनि किस चरण में आती है? तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा पैरोक्सिस्म, यानी बीमारी के दूसरे चरण में लगातार खांसी के दौरे पड़ने से सांस के अंदर खींचने से हूप की आवाज आती है, यानी पैरोक्सिज्म। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी राइट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पैरोक्सिज्म। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा पोलियो का असर सबसे पहले किस पर दिखता है? मोटर न्यूरॉन, आंखें, त्वचा, नाड़ी। तो कह रहा पोलियो का असर सबसे पहले किस पर दिखता है? तो पोलियो का असर सबसे पहले किस पर दिखता है? तो मांसपेशियों में मोटर नियंत्रण से गड़बड़ी पहले दिखती है। तो पोलियो का असर मोटर न्यूरॉन्स यानी चलने फिरने पर पड़ता है। तो हमारा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मोटर न्यूरॉन्स। पोलियो वायरस स्पाइनल कार्ड में के इंटीरियर हॉर्न सेल्स यानी मोटर न्यूरॉन्स को क्या कहता है? नष्ट करता है, जिससे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और नाड़ी पर इसका सीधा असर प्राथमिक नहीं होता है। तो मोटर न्यूरॉन राइट आंसर हो जाएगा। तब बढ़ते हैं आगे। खसरा वायरस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है? त्वचा, आंत, श्वसन मार्ग या रक्त। तो खसरा वायरस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है? तो खसरा वायरस हमारा एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और यह खांसने या छींकने से निकली बूंदों द्वारा सांस के रास्ते शरीर में जाता है, न कि पेट आंत के रास्ते। तो हमारा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन मार्ग से। तो श्वसन मार्ग से राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? मलेरिया में रीगर किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम रिलीज, वायरस, डिहाइड्रेशन या एलर्जी के कारण। तो कह रहा है मलेरिया में रीगर किसके कारण आता है? तो मलेरिया में रीगर किसके कारण आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम रिलीज के कारण। तो जब परजीवी आरबीसी को तोड़कर खून में निकलती है तब यह तेज ठंड और कपकपी छोड़ती है, यानी कपकपी को क्या कहते हैं? रीगर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डेंगू में प्लेटलेट किस स्तर से नीचे आने पर चेतावनी मानी जाती है? 1 लाख प्रति घन मीटर से कम, या 2 लाख प्रति घन मीटर से कम, 75,000 प्रति घन मीटर से कम, या 1.5 लाख प्रति घन मीटर से कम। तो हमारा 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 31 का राइट आंसर होगा डेंगू में प्लेटलेट 1 लाख से कम होना चेतावनी है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो हमारा 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी तेजी से गिरावट क्या होता है? खतरनाक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रेबीज वायरस किस तंत्रिका मार्ग से तक जाता है? तो रेबीज वायरस किस तंत्रिका मार्ग से जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी तंत्रिकाएं, त्वची रेशे, परिधि तंत्रिका या रक्त वाहिका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज वायरस किस तंत्रिका मार्ग से यानी सीएनएस से जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिधि तंत्रिकाएं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, परिधि तंत्रिकाएं। यानी रेबीज वायरस खून में नहीं बल्कि नसों के जरिए रेंगता हुआ दिमाग तक पहुंचता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हैजा में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? टॉक्सिस, पानी की कमी, बुखार, उल्टी। तो कह रहा है हैजा में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है?
तो हैजा में मृत्यु का प्रमुख कारण है क्या? तीव्र तरल हानि क्या था इसका प्रमुख कारण, यानी पानी की कमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कुष्ठ रोग की पुष्टि में कौन सी जांच सबसे निर्णायक है? स्लिट स्मीयर टेस्ट, सीबीसी, एलएफटी या ईएसआर। तो कुष्ठ रोग की पुष्टि में कौन सी जांच सबसे निर्णायक होती है? तो वैसिलाई की प्रत्यक्ष पहचान ही क्या होता निर्णय होता है, तो यानी स्लिट स्मीयर टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो हमारा 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो स्लिट स्मीयर टेस्ट यानी स्लिट स्किन स्मीयर। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेटनस टॉक्सिस किस प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है? गाबा रिलीज, डोपामिन, इंसुलिन या हिस्टामिन। तो टिटनस टॉक्सिन किस प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है? तो टिटनस टॉक्सिन किस प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गाबा रिलीज को। यानी टिटनस का बैक्टीरिया गाबा और ग्लाइसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, रोकता है, जिसके मांसपेशियों में अकड़न होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर रूबेला गर्भावस्था में किस सप्ताह सबसे हानिकारक होता है? प्रथम तिमाही, तीसरी, 28, 20 से 28 सप्ताह या 30 प्लस सप्ताह में, यानी 30 सप्ताह के बाद। तो कह रहा रूबेला गर्भावस्था में किस सप्ताह में सबसे अधिक खतरनाक होता है? तो रूबेला गर्भावस्था में कब खतरनाक होता है? प्रथम तिमाही में, यानी ऑप्शन हो जाएगा राइट। यानी रूबेला अगर गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में हो जाए तो बच्चे में विकलांगता हो सकती है। विकलांगता की सबसे ज्यादा क्या होती है? खतरा होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है तपेदिक में कौन सा लक्षण प्रारंभ में दिख सकता है? रात का पसीना, उल्टी, दाने या बहरापन। तो कह रहा तपेदिक में कौन सा लक्षण प्रारंभ में दिख सकता है? तो हमारा 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रात का पसीना। तपेदिक में कौन सा लक्षण प्रारंभ में दिख सकता है? तो रात का पसीना या पुरानी टीबी का क्या होता है? प्रारंभिक संकेत होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आंत्रज्वर में ब्रेडिकार्डिया किसके कारण होती है? एंटीटॉक्सिन प्रभाव, पित्त स्राव, पेट एसिड या एनीमिया। तो कह रहा है आंत्रज्वर में ब्रेडिकार्डिया किसके कारण होती है? तो एंटोडॉक्सिन व वेगस प्रभाव से इसे क्या करता है? धीमा करता है, यानी 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया करें सॉरी, एंटीडॉक्सिस प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो हमारा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 38 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा एंटीडॉक्सिन प्रभाव। तो एंडोटॉक्सिन प्रभाव ब्रेडिकार्डिया के कारण होती है। आंतर्ज्वर क्या होता है? एंटीडॉक्सिन प्रभाव के कारण। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। ट्रेकोमा किस बैक्टीरिया से होता है? ट्रैकोमैटिस एस ऑरियस, ई कोलाई या बी पर्ट्यूसिस। तो ट्रेकोमा किस बैक्टीरिया से होता है? तो ट्रेकोमा हमारा ई कोलाई। तो हमारा क्या होता है? ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस के कारण होता है। तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइसिस, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी ट्रेकोमाइसिस। ट्रेकोमा क्या होता है? सी ट्रेकोमाइटिस से होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कि तीव्र श्वसन संक्रमण में कौन सा संकेत गंभीर है? छाती धंसना, गला दुखना, छींक, थकान। तो तीव्र श्वसन संक्रमण में कौन सा संकेत गंभीर है? तो हमारा 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्या होगा? 40 नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? छाती धंसना। हमने पढ़ा है ना, तीव्र श्वसन संक्रमण का तो गंभीर संकेत होता है छाती का धंसना, जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया गया था। हमने पिछला प्रश्न एक और पढ़ा था ना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है
दस्त रोग का सही प्रबंधन क्या है? मौखिक निर्जलीकरण, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक या एंटासिड। तो हमारा दस्त के समय क्या देना चाहिए? तो दस्त के समय हमारा द्रव की पुनः पूर्ति के लिए क्या ORS दिया जाता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं आगे। करा स्कैबिज किससे फैलता है? तो स्कैबिज किससे फैलता है? तो यह क्या था? त्वचा के संपर्क से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा, फाइलेरिया प्रसार किससे होता है? एनाफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स या मक्खी। तो फाइलेरिया का प्रसार किससे होता है? तो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, क्यूलेक्स मच्छर से। तो क्यूलेक्स क्या होता है? इसका वाहक माना जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा, काला आजार में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? स्प्लेनोमेगली, दस्त, सिर दर्द या खांसी। तो काला आजार में तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन इनलार्जमेंट। काला आजार का प्रमुख लक्षण माना जाता है। काला आजार में तिल्ली का बहुत ज्यादा बढ़ जाना सबसे मुख्य लक्षण है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रेबीज में प्रथम सहायता क्या है? 15 मिनट तक साबुन से धुलाई, दवा देना, पट्टी बांधना, गर्म पानी डालना। तो लंबी धुलाई वायरस लोड को क्या करती है? कम करती है, यानी 15 मिनट तक साबुन से धुलाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है, बर्न में रूल ऑफ 9 किसके लिए होता है? TBS से आकलन, दर्द मापन, तापमान मापन या शॉक। तो TBS से आकलन यानी बॉडी सरफेस एस्टिमेट करना, या जलने के प्रतिशत को क्या कहता है कि एरिया को मापने के लिए, तापमान मापने के लिए नहीं है। तो यह जलने के एरिया यानी TBS से आकलन के लिए होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करा, हाइपोथर्मिया में सबसे पहला कदम क्या है? ठंडी जगह ले जाना, दवा देना, ORS या खाना। तो कह रहा हाइपोथर्मिया का पहला कदम क्या होता है? तो इसमें ठंडी जगह ले जाना। तो ठंडी जगह ले जाना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो मरीज को तुरंत धूप से हटाकर ठंडी जगह क्या किया जाता? ले जाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा नोज ब्लीड का सही उपचार क्या है? आगे झुकाना, पीछे झुकाना, गर्म कपड़ा या सो जाना। तो नोज ब्लीड का तो हमारा 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोज ब्लीड का इसमें खून गले में नहीं जाता है, यानी आगे झुकाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, बच्चे में सामाजिक मुस्कान कब आती है? 6 सप्ताह, 10, 3 महीने या 5 महीने। तो यह सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण होता है। तो बच्चे में मुस्कान कब आती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए, 6 वीक में। तो बढ़ते हैं, यह सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कहा 2 वर्ष के बच्चे का सामान्य शब्दावली कितनी होती है? तो 2 वर्ष के बच्चे की सामान्य शब्दावली कितनी होती है? तो हमारी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इस उम्र में भाषा तेजी से बढ़ती है, यानी क्या हो जाएगा? 150 से 200 शब्द, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह निमोनिया में कौन सा संकेत ज्यादा खतरनाक होता है? साइनोसिस, कफ, फीवर या वोमिटिंग। तो साइनोसिस ऑक्सीजन की गंभीर कमी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोसिस यानी नीला पड़ना। यानी साइनोसिस क्या होना? नीला पड़ना। साइनोसिस शरीर का नीला पड़ना बताता है कि ऑक्सीजन की क्या भारी कमी हो गई है, तो उल्टी से कहीं ज्यादा क्या है? खतरनाक होती है। तो बढ़ते हैं आगे। करा ग्रोथ फाल्टरिंग किन बच्चों में अधिक होता है? बार बार संक्रमण वाले, स्वस्थ बच्चे, मोटे बच्चे या लंबे बच्चे। तो ग्रोथ फाल्टरिंग किन बच्चों में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रोथ फाल्टरिंग किन बच्चों में होती है? तो ग्रोथ फाल्टरिंग संक्रमण से पोषण और शोषण क्या होता है? प्रभावित होता है, यानी बार बार संक्रमण वाले बच्चों में। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन का प्रमुख संकेत क्या है? सूखे होठ, धंसी आंखें, तेज नाड़ी या सुस्ती। तो सीवियर डिहाइड्रेशन का प्रमुख लक्षण होता है सुस्ती, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। तो सुस्ती क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा IMNCI गाइडलाइन के अनुसार सुस्ती या बेहोशी क्या है? गंभीर निर्जलीकरण का क्या होता है? सबसे
मुख्य लक्षण होता है जो इसे साधारण निर्जलीकरण से क्या करता है, अलग करता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कर रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, कर हीट स्ट्रोक में प्रमुख लक्षण क्या है। बहुत गर्म शरीर, पसीना बढ़ना, ठंड लगना या पेट दर्द। तो हमारा हीट स्ट्रोक का प्रमुख लक्षण है बहुत गर्म शरीर, यानी हीट स्ट्रोक में क्या होगा, शरीर क्या होगा, बहुत गर्म हो जाता है। तो वेरी हॉट, शरीर क्या होता है, वेरी हॉट बॉडी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पॉइजनिंग में पहला कदम क्या है, एयरवे सुरक्षित करना, एंटीडोट, पानी पिलाना या चलाना। तो कह रहा है पॉइजनिंग में पहला कदम क्या होता है। तो पॉइजनिंग का पहला कदम होता है क्या, एयरवे को सुरक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है डेंगू में कौन सा सिग्नल चेतावनी है, पेट दर्द, खांसी, खुजली, बुखार कम होना। तो डेंगू में कौन सा सिग्नल चेतावनी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेट दर्द, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। यानी WHO के अनुसार डेंगू में पेट दर्द, लगातार उल्टी और मसूड़ों से खून आना गंभीर चेतावनी संकेत है। खांसी क्या होता है, डेंगू का विशेष संकेत नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है टाइफाइड का कौन सा टेस्ट आरंभिक रूप से पॉजिटिव होता है। तो टाइफाइड का जो हमारा टाइफीडॉट या ब्लड कल्चर वीडल टेस्ट बीमारी के दूसरे सप्ताह यानी 7 से 10 दिन बाद पॉजिटिव आता है। शुरुआती दिनों में टाइफीडॉट होता है, तो आरंभिक में क्या होता है, टाइफीडॉट होगा। और वीडल टेस्ट क्या होता है, बाद में दूसरे सप्ताह में आता है। तो टाइफीडॉट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा हमारा इंसेफेलाइटिस का प्रमुख तंत्रिका लक्षण क्या है, सीजर्स, डायरिया, वोमिटिंग या रैश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसेफेलाइटिस में प्रमुख तंत्रिका लक्षण होता है क्या, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सीजर्स यानी दौरे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ज्वर 7 दिन का बुखार कहलाता है, चिकनगुनिया, टाइफस, मलेरिया या स्क्रब फीवर। तो स्क्रब फीवर को ही 7 दिन का बुखार माना जाता है। तो यह लेप्टोस्पायरोसिस ज़्यादा क्या होता सटीक होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग में 4 बजे तैयार रहिएगा। मैराथन का बहुत ही शानदार जो हमारा महासंग्राम चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। उसमें नए नए टॉपिक को कुछ और जोड़ा गया है, जो आपके सिलेबस में कुछ छूट गए थे कुछ क्वेश्चन, तो उसको कल मॉर्निंग में एकदम शानदार धुआंधार तरीके से कराया जाएगा। तो सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा। आपको उसके लिए एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, शॉर्ट वीडियो की कब क्लास चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।